Good morning, students. My name is Prabhakar, and I am your faculty for the subject Social Security Legislation. Students, in our previous sessions, we have covered Maternity Benefit Act 1961 with the amendment made in the year 2017. Now, students, today we are going to start our new Social Security legislation, that is called Payment of Gratuity Act 1972. Before studying this Act of Gratuity 1972, students, we need to again revise the difference between social assistance and social insurance. स्टूडेंट्स, हमने देखा था उसके डिफरेंसेस में जो मैंने उस पर एक सेशन लिया था कि सोशल असिस्टेंस में वो सारे एक्ट्स आते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता है, जिस फैसिलिटी को एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है. एंड सोशल इंश्योरेंस इज़ रिलेटेड वेयर एम्प्लॉय ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू गेन दैट बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर. तो यहाँ पे जो है इन प्रोस्पेक्ट में जो है हमें स्टडी करना है. तो इसी प्रोस्पेक्ट में पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 है, विच विल कम अंडर सोशल असिस्टेंस. मीन्स जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड सच बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज़. तो यहाँ पे बिकॉज द सेक्शंस आर वेरी few in this payment of gratuity act 1972, but these all sections are in detail. So one by one we will try to cover up section 1 to section 15, and today I believe that we need to cover up section 1 and section 2 and 2a because it is in detail. Once we will cover up these sections so that we can easily understand the remaining portions of payment of gratuity act 1972. तो स्टूडेंट्स हम वन बाय वन सेक्शन 1 जिसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट दिया हुआ है, और सेक्शन 2 जो डेफिनेशंस की बात करता है, एंड इन दैट डेफिनेशन वन स्पेशल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, बिकॉज टोटल पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 जो है इट इज़ बेस्ड अपॉन वन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस. किसी कंटिन्यूअस सर्विस में हम काउंट करेंगे उसको डिफाइन किया गया है ताकि जो कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी एंड कंसिडरिंग ऑफ 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस है उसमें हमें क्लैरिटी रहे. तो स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट विथ सेक्शन 1. An act to provide for a scheme for the payment of gratuity to employees engaged in factories, mines, oil fields, plantation, ports, railway companies, shops or other establishment, and for matters connected therewith or incidental thereto, be it enacted by Parliament in the 23rd year of Republic of India as follows. Section 1 में है स्टूडेंट शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट. शॉर्ट टाइटल का मतलब है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972. इसका शॉर्ट टाइटल में भी इसको हम पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 ही बोलेंगे. इसका एक्सटेंशन मीन्स ये कहाँ तक इसका स्कोप है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. बट यहाँ पे हम लोग एक एक्सेप्शन देखेंगे कि प्रोवाइडेड दैट इन सो फार एज इट रिलेट्स टू प्लांटेशंस और पोर्ट्स इट शैल नॉट एक्सटेंड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. मतलब प्लांटेशन और पोर्ट्स के जो पोर्टफोलियो हैं वहाँ पे जम्मू कश्मीर में इसको जो है एप्लीकेबल ये नहीं रहेगा. अदरवाइज़ इसका एक्सटेंशन होल ऑफ इंडिया रहेगा. देन सेक्शन 1 के सब सेक्शन 3 में देखेंगे इट शैल अप्लाई टू एवरी फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनी, every shop or establishment within the meaning of any law for the time being in force in relation to shop and establishments in a state in which 10 or more persons are employed. मतलब 10 या उससे ज़्यादा लोग उसमें काम कर रहे हैं और were employed on any day of the preceding 12 months, या फिर 10 से या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या फिर काम कर रहे थे लास्ट के 12 महीने में किसी भी टाइम में. अगर कोई एक दिन भी 10 से और 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय ने काम किया है तो वहाँ पे ये अप्लीकेबल हो जाएगा. देन सच अदर एस्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन विच 10 और मोर एम्प्लॉयज़ आर एम्प्लॉयड और वेयर एम्प्लॉयड और एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 months एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ.
वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट या अदर एस्टेब्लिशमेंट्स में जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयड थे या एम्प्लॉयड हैं, उसमें प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू वहाँ पे इसको इम्पोज कर सकती है. देन ए शॉप और एस्टेब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट हैज़ become applicable shall continue to be governed by this act, notwithstanding that the number of person employed therein at any time after it has become so applicable falls below 10. मतलब ये बोला जाता है कि शॉप और वैसा एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे पहले 10 या 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड थे, बट बाद में ये जो नंबर्स है 10 से कम हो गया, तो भी ये वहाँ पे ग्रेच्युटी एक्ट अगर अप्लीकेबल हो चुका है तो अप्लीकेबल ही रहेगा. ये इस एक्ट में डिफाइन किया गया है. देन इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट. इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जिस डेट को इसको इन्फोर्स करना चाहेगी उसी डेट के नोटिफिकेशन से उसका कमेंसमेंट माना जाएगा. अब पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के सेक्शन 1 को कवर करने के बाद स्टूडेंट्स हमें सेक्शन 2 को पढ़ना है, जिसमें डिफरेंट डेफिनेशंस दिए गए हैं. इसमें सबसे पहले एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात की गई है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, जिसके साथ सारे लीगल प्रोविजंस अप्लाई किए जाएंगे. तो यहाँ पे सेक्शन 2 में ए में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है. इसमें फर्स्ट जो बताएगा, इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू और अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो भी एस्टेब्लिशमेंट हैं उसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होगी. हैविंग ब्रांचेज इन मोर देन वन स्टेट, इफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ गॉट सो मेनी ब्रांचेज इन अदर स्टेट्स ऑल्सो, देन इन दैट केस उसका जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर होगा. देन ऑफ ए फैक्ट्री बिलोंगिंग टू और अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वही सेंट्रल गवर्नमेंट उस प्रोस्पेक्ट में भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा. देन ऑफ ए मेजर पोर्ट, माइन, ऑयल फील्ड और रेलवे कंपनी, द सेंट्रल गवर्नमेंट ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा. और दूसरे केसेस में फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा. सेक्शन 2B डिफाइन करता है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मीन्स कंटिन्यूस सर्विस फॉर 1 ईयर. इसका मतलब है कि कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस जो है 1 साल का सर्विस पीरियड, कंटिन्यूस सर्विस जिसको आगे डिफाइन किया गया है उसको डिफाइन करता है. और यहाँ पे कंटिन्यूस सर्विस मीन्स कंटिन्यूस सर्विस एज डिफाइंड इन सेक्शन 2A, उसको वहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे. देन कंट्रोलिंग अथॉरिटी को डील किया गया है, मीन्स एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3. ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो कि इन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे. देन एम्प्लॉई को यहाँ पे डिफाइन किया गया है. इस एम्प्लॉई के डेफिनेशन में स्टूडेंट्स अप्रेंटिस को नहीं कंसिडर किया गया है. पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1872 में, सॉरी, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में, क्योंकि अप्रेंटिस एक्ट में जो अप्रेंटिस को डिफाइन किया गया है उनको जो है ग्रेच्युटी एक्ट के प्रोविजन से बाहर रखा गया है. ओके, सो यहाँ पे एम्प्लॉई को डिफाइन किया गया है. फिर यहाँ पे एम्प्लॉयर को डिफाइन किया गया है. एम्प्लॉयर को हमने डिफाइन जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में भी स्टूडेंट डिफाइन किया था. जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बिलोंगिंग टू और अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और ए स्टेट गवर्नमेंट, ए पर्सन और अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉई और वेयर नो पर्सन और अथॉरिटी हैज़ बीन सो अपॉइंटेड, द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट कंसर्न. जो एम्प्लॉयर होगा उसका को डिफाइन किया गया है. जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो एस्टेब्लिशमेंट हैं उसमें एम्प्लॉयर उसको डिफाइन किया गया है जिसको सुपरवाइज करने के लिए और कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए नियुक्त किया गया है. अगर वैसा कोई नियुक्ति नहीं किया गया है तो वैसे केस में हेड ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न जो होंगे वो ही एम्प्लॉयर कहे जाएंगे. Then second में है belonging to or under the control of any local authority, the person appointed by such authority for the supervision and control of employees or where no person has been so appointed, the chief executive office of the local authority. लोकल अथॉरिटी के सेंस में यहाँ पे एम्प्लॉयर किसे डिफाइन किया गया है, ये बताया गया है कि लोकल अथॉरिटी अगर कोई है तो जो इन्हें सुपरविज़न और कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयज़ का चार्ज दिया गया है वो या तो एम्प्लॉयर कहे जाएंगे, नहीं तो CEO ऑफ द लोकल अथॉरिटी जो होंगे एम्प्लॉयर कहे जाएंगे. देन थर्ड है, इन एनी अदर केस द पर्सन हु और द अथॉरिटी विच हैज़ द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी और शॉप, उनको एम्प्लॉयर बोला जाएगा. और वेयर द सेड अफेयर्स आर इंटरेस्टेड टू एनी अदर पर्सन वेयर
whether called a manager, managing director or by any other name such person। या तो थर्ड में जो है उन लोगों को जिनको बताया गया है कि अल्टीमेट कंट्रोल उन्हीं का है उस एस्टेब्लिशमेंट पे, फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी पे, उन्हें हम एम्प्लॉयर कहेंगे। नहीं तो मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जिस नाम से उनको पोजीशंस को क्रिएट किया गया उनको एम्प्लॉयर मानेंगे। देन यहाँ पे फैक्ट्री डिफाइन किया गया है, फैमिली को डिफाइन किया गया। फैक्ट्री तो फैक्ट्री एक्ट 1948 के हिसाब से यहाँ पे डिफाइन है। फैमिली किसको कहेंगे उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉय शैल बी डीम्ड टू कंसिस्ट ऑफ, इन द केस ऑफ ए मेल एम्प्लॉय, हिमसेल्फ, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन वेदर मैरिड और अनमैरिड, हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स and the dependent parents of his wife, and the widow and the children of his predeceased son, if any. In the case of a female employee, herself, her husband, her children whether married or unmarried, her dependent parents and the dependent parents of her husband, and the widow and the children of predeceased son, if any। ये फैमिली इसलिए डिफाइन किया गया है स्टूडेंट क्योंकि अगर ग्रेचुटी में क्लेम में जाना है, अगर इनकेस जो है डेथ हो जाती है तो उसका क्लेम कौन कौन लेंगे, उसमें फैमिली को डिफाइन किया गया है कि वैसे केसेस में क्लेम किसको मिलेगा। देन इन दैट मेजर, पोर्ट, माइंस, नोटिफिकेशन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, प्रिस्क्राइब, रेलवे कंपनी, सबको डिफाइन किया गया। स्टूडेंट्स यहाँ एक जानने वाली बात है रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन। यहाँ पे रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन को स्टूडेंट डिफाइन किया गया है। रिटायरमेंट का मतलब है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट एंड सुपर एनुएशन। रिटायरमेंट वेयर यू रिटायर फ्रॉम योर जॉब बिफोर कंप्लीटिंग द सुपर एनुएशन। मतलब यहाँ पे समझने वाली बात है कि रिटायरमेंट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय अदरवाइज देन ऑन सुपर एनुएशन। मतलब सुपर एनुएशन का मतलब है कि आपने एज पर जब अपॉइंटमेंट लेटर साइन होता है तो जो एज फिक्स होता है जिस एज में आपकी सर्विसेज ख़त्म हो जाएंगी, इफ़ यू अटेन दैट एज, अगर आप उस एज तक सर्विस कर लिए हो तो ऑटोमेटिक आप सुपर एनुएटेड हो जाओगे, सुपर एनुएशन में चले जाओगी आप, क्योंकि आपने उस एज को अटेन कर लिया है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स किया गया था कि इस एज तक ही काम करना अलाउड है। और अगर उस एज से पहले आपने जॉब को विड्रॉ किया है तो दैट वुड बी सेड रिटायरमेंट। सो दिस इज़ द basic difference between retirement and superannuation। Then here wages has also been defined। Wages means all emoluments which are earned by an employee while on duty or on leave in accordance with the terms and conditions of his employment, and which are paid or are payable on to him in cash and include dearness allowance but does not include bonus, कमीशन, हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम वेजेस एंड एनी अदर अलाउंसेस को जो है वेजेस में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू कवर कंटिन्यूस सर्विस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना ज़रूरी है कि 5 ईयर का कंटिन्यूस सर्विस किस किस प्रोस्पेक्ट में कंसिडर किया जाएगा। आई होप थ्रू दिस सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 हमें ग्रेचुटी एक्ट के बेसिक्स को समझने में आसानी होंगे। विद दिस थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।